है गाइस, दिस इज मनोज शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन स्टार्ट करेंगे इसमें एक्सरसाइज फोर्थ, जो है डिटर्मिनेंट्स सारणी है हिंदी मीडियम वालों के लिए। दोनों के अंदर है, दोनों लैंग्वेज में। इससे पहले मैं थर्ड एक्सरसाइज करवा चुका, मैट्रिक्स हो चुकी। देखो, सबसे पहली बात, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है मैट्रिक्स सारणी की डिटर्मिनेंट समझने के लिए आपको मैट्रिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि बिना मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सारणी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आव्यूह के कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आव्यूह क्या होती है, आव्यूह को क्यों पढ़ते हैं, मैट्रिक्स का यूज़ क्या है, किसका सॉल्यूशन करते हैं, इसमें क्यों बनाई एक्चुअली, ये सब कुछ बातें मैं मैट्रिक्स का जो प्लेलिस्ट में जाके देखो आप, वहाँ मैं बता चुका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ निकालना पड़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग्स उनके बारे में बताऊँगा मैं आप लोगों को। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं, देखो डिटर्मिनेंट ये जो सारणी का बना क्यों है, ये बना है सॉल्यूशन निकालने के लिए, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। मींस लीनियर इक्वेशन मींस रेखिक समीकरणों का हल। रेखिक समीकरणों का हल, जैसे कोई समीकरण होते हैं रेखिक, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है, जैसे ये लिखा हुआ है ना, उसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालो, जेड की वैल्यू निकालो, 3 वेरिएबल हो जाते हैं, 3-4 राशियाँ। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं ना लीनियर इक्वेशन, कौन सी, वो ग्राफ बना के निकालते हैं, प्रतिस्थापन है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनसे निकालते हैं। उसी का सॉल्यूशन इससे करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हम तो पहले से सॉल्व करना जानते हैं इन इक्वेशन को। जैसे मैं कोई इक्वेशन लिखूँ, जैसे 2x - 3y = 10, 4x - 10y = 50, इन दोनों का मान निकालना है एक्स वाई का। अब आपको देखो सर हमें तो पता है, अच्छे से बचपन से सीखा है एक्स वाई का मान निकालना, इसमें कौन सी बड़ी तोप निकाल दी, नई एक्सरसाइज बना के। देखो, तोप ये है कि जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल और बढ़ा दिया, z10 है ना, और 10z - 11z एक और बढ़ा दिया। तो एक और बढ़ाया तो मेरे को एक इक्वेशन और बढ़ानी पड़ेगी, जैसे -10 - 5x - 20y = 10 है, -10, एक इक्वेशन और बना दी। चलो मैं एक और बढ़ा देता हूँ, एक और वेरिएबल, एक चर राशि और ले लेता हूँ, k ले ली है ना, -5 -3k -4k। ठीक है, अब एक वेरिएबल बढ़ाया तो एक वापस से और बढ़ाना पड़ेगा, 10k - 7z -2x - 10y = 15। अब निकालो कितना टाइम लगेगा, मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो। तो बड़ी बड़ी इक्वेशन, बड़े बड़े लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये डिटर्मिनेंट बना। डिटर्मिनेंट किसके थ्रू बना, मैट्रिक्स आव्यूह के बिना ये नहीं बना। आव्यूह क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स होती इन जो इनके साथ जो कोफिशिएंट है ना, जो गुणांक है, ये गुणांक है, ये गुणांक होते हैं ना, ये कोफिशिएंट, इनको गुणांक कोफिशिएंट कहते हैं। इनको रखने का एक ढांचा होता है, इनको रखने का एक ढांचा होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स आव्यूह को क्या बोलते हैं, जैसे ढांचा। कैसे रखेंगे, इस a1 b1, इस a1 b1 a2 और ये b2, ये रखने का तरीका हो गया। तो इसके जो कोफिशिएंट है उसको रखने का तरीका है मैट्रिक्स। तो जैसे इसके रखें, जैसे इसकी बात करूं मैं, इसको रख के बताऊं आपको, देखो रख लो इसके कोफिशिएंट को। देखो -5 10 2 -3 सबको रख दिया, फिर इसको रख दो -3 -11, समझ रहे हो, -11 4 -10 लिख रहे हैं, तो 4/4 की बनेगी इससे मैट्रिक्स। इसको लिख देना और उसके लिख देना। तो मैट्रिक्स क्या है, इनकी कोफिशिएंट गुणांक को एक जगह ढांचा, एक खाके में रखना। ठीक है, और डिटरमाइंड क्या होता है, डिटरमाइंड सारणी क्या होता है कि इस खांचे और इस मैट्रिक्स का मान निकालना, इसकी वैल्यू निकालना। क्या, इसकी वैल्यू या रिजल्ट निकालना कि इसकी वैल्यू क्या होगी इस खांचे की, इस मैट्रिक्स की। तो समझ में आया मैट्रिक्स वो डिटर्मिनेंट सारणी क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का मान निकालना ही क्या है, सारणी का है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब आओ, तो समझ में आया मैट्रिक्स का क्या काम है, डिटर्मिनेंट का क्या काम है, बड़ी बड़ी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन के लिए जोर कम आए, जल्दी कैलकुलेशन हो, फास्ट कैलकुलेशन हो, कॉम्प्लेक्स जो बड़ी बड़ी इक्वेशन होती है उनको जल्दी जल्दी सोल्व करने के लिए ये सब कुछ बना होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आया मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का, क्योंकि एक दो छोटी छोटी इक्वेशन तो सभी निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात आती है, तो मैंने बता दिया। अब देखो, ये इससे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, मैट्रिक्स क्या बनाई, a1 b1 a2 b2, ये मैट्रिक्स बना दी। इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इन दोनों को गुणा किया, a1 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है a1 और b1 को। ठीक है, ऐसे, फिर इनको माइनस लगाना है बीच में, फिर b1 a2 को गुणा करो, b1 a2 को गुणा कर दो, और जो ये चीज़ आई उसी को क्या बोलते हैं, सारणिक ऑफ ए,
सारणिक मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है इसी को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको गुणा किया माइनस इन दोनों को गुणा किया, समझ में आए। और ये ऑर्डर 2/2। ठीक है, पहली बात, सारणिक डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह के लिए होता है। किसके लिए होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह के लिए होता है। ऐसा क्यों होता है, वर्ग आव्यूह और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्यों सारणिक बना है, क्योंकि इसलिए बना है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उसमें वेरिएबल कितने हैं, किसमें, लीनियर इक्वेशन में चर राशियां कितनी है। इसमें वेरिएबल कितने, 2 हैं, 1 2 है ना, 1 2 है, तो 2 चर राशियां हैं, 2 वेरिएबल, इसका मतलब 2/2 की बनेगी। अगर 3 और आ जाए, जैसे जेड आ जाए मान लो जेड, तो 3/3 की बनेगी, है ना। एक और आ जाए, मान लो कि एक वेरिएबल और आ जाए, एक चर राशि आ जाए, तो मतलब 4/4 की मैट्रिक्स बनेगी। तो हमेशा क्या होगी, 4/4 की क्यों बनेगी, क्योंकि 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन बनेगी, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन बनेगी, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन बनेगी। इसलिए हमेशा एक वर्ग आव्यूह निकलती है, जब भी सोल्व करते हैं हमेशा एक वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स निकलती है, इसलिए उन्हीं पे बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए आप लोगों को। मैंने रीजन भी बता दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह के लिए क्यों होती है, ये सब चीजें। तो ये लिखना आ गया इसका डिटर्मिनेंट। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहली बात, अगर किसी का मान 0, डिटर्मिनेंट ए का मान 0 हो, सारणिक अगर किसी का मान 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स अव्युत्कीर्ण, हिंदी मीडियम वालों के लिए अव्युत्कीर्ण, मतलब अगर इस मोड ए का मान, इस पूरे का मान 0 आ जाए ना सोल्व करने पर, अभी आगे एग्जाम्पल करके बताऊंगा मैं, तब बता दूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल या अव्युत्कीर्णीय। ठीक है, और दूसरी बात, इसको मोड नहीं बोलना है आपको, इसको क्या बोलना है, डिटर्मिनेंट सारणिक बोलना है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी जो डेफिनेशन है उस पर, थोड़ी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। डेफिनेशन कुछ नहीं है, सिंपल सी है, बस इतना से लिखते ना कि कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है और उसमें कुछ एलिमेंट है ए आई जे, और वो जो भी कोई n/n ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की हो, जो भी ऑर्डर है, n ऑर्डर मतलब n क्रम, ऑर्डर मीन्स क्रम की, जिसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक यूनिक नंबर होना चाहिए। कौन सा, एक यूनिक नंबर होना चाहिए, यूनिक नंबर होना चाहिए। यूनिक नंबर मीन्स अद्वितीय संख्या होनी चाहिए। एक अद्वितीय संख्या किसकी होनी चाहिए, अद्वितीय संख्या, यूनिक नंबर का मतलब है उसकी वैल्यूज होनी चाहिए। वैल्यूज मीन जैसे ये सारी ये अंदर वाली संख्याएं, एलिमेंट है ना, इनको अद्वितीय संख्याएं वैल्यूज बोलते हैं, अद्वितीय संख्याएं बोलते हैं। ये जो अंदर है A1 B1, इन जितने भी नंबर है ना अंदर, इनको क्या बोलते हैं, यूनिक नंबर्स, अद्वितीय संख्या। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, रियल या कॉम्प्लेक्स, कुछ भी होते हैं। रियल कॉम्प्लेक्स का मतलब वास्तविक और सम्मिश्र संख्या, कुछ कोई सी संख्या हो सकती है, इमेजिनरी, नेचुरल, है ना, प्राकृतिक संख्या, कोई सी, जितने भी नंबर है सारे हो सकते हैं वो। ठीक है, और किसकी फॉर्म में होना चाहिए, AIJ। ठीक है, AIJ मोड, ये मोड का साइन, वो सॉरी सारणिक का साइन, मोड नहीं है, सॉरी, AIJ के फॉर्म में होना चाहिए, n ऑर्डर के। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सारणिक या डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसी को बोलेंगे, इसको सारणिक डिटर्मिनेंट बोलेंगे। बात समझिए डेफिनेशन की। अब कुछ वैल्यूज निकालना बता देता हूँ आपको, कैसे निकालते हैं थोड़ा सा इसको। तो ये चीज़ें समझ में आई तो लाइक कर दो अभी कि क्या यूज़ है, सॉल्यूशन निकालना है, लीनियर इक्वेशन का मान निकालना है, ये सब कुछ होता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें सोल्व कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा प्रैक्टिस पे चलते हैं। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के महत्व में कुछ ही नहीं है, जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं करते कुछ पढ़ने नहीं पड़ता। देखो, सबसे पहले मान निकालना बताते हैं। जैसे सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिखा है मैंने 1/1 की, 1/1 की है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है 1/1 की। जैसे एग्जाम्पल देके बताऊँ मैं आपको, एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, क्या मैट्रिक्स है, उसमें सिर्फ 3, एक ही एलिमेंट है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, एक ही पंक्ति है, और एक ही क्या है, स्तंभ है। और ये 1/1 का बोलेंगे, 1/1 मीन्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर यही आएगा, 3। ठीक है, इसका मान क्या आ गया, रिजल्ट सारणिक, मतलब इसका जब मोड निकालेंगे, सॉरी ऐसे लिखो, मोड ऑफ ए कितना आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट सारणिक कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब जैसे इसकी बात करते हैं 2/2 की। जब 2/2 की बात करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेके बता दूं, मैंने बता दिया इन दोनों गुणा करेंगे माइनस इन दोनों गुणा करेंगे। एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, 2 - 3 4 5। ठीक है, ये 2/2 की हो गई, स्क्वायर हो गई। कैसे सोल्व करना है, इसका मोड निकालना है। मोड कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा 2 × 5
माइनस इन दोनों का गुणा, -3 गुणा 4। बड़ा आसान है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, ठीक है। A1 ये वाला, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ गया 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 12, तो कितना आ गया 22। इसका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, वैल्यू आ गई, मान आ गई। तो मैंने बताया था डिटर्मिनेंट सारणी का मतलब क्या होता है, उसका रिजल्ट निकालना, मान निकालना। तो ये समझ में आ गया। 3/3 के देख लो, ये 3/3 का है। 3/3 के कैसे लिखेंगे, 3/3 को कैसे सोल्व करेंगे, इसको मैं बता देता हूँ। इसका लिखा था अपन ने A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। इसका तो ऐसे निकालेंगे 2/2 का। अब 3/3 का निकालेंगे, देखो कैसे 3/3 का निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 - 1 0 3 - 5 1 2 5 6, ये 3/3 की मैट्रिक्स ले ली। तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले इसको ले लो, पहले वाले एलिमेंट को। किसको, इसको। थोड़ा इसका लिख कर बता देता हूँ। देखो इसके अंदर कैसे लिखना है, मोड ए कैसे बनाना है, इसका ध्यान से देखना। इसको ले लो पहले, फर्स्ट वाले लो एलिमेंट को, ठीक है। अब इसके सामने वाली को भूल जाओ और इसके वाली की सामने वाली को क्रॉस कर दो, ठीक है। और उसके आगे सारणिक लगा के इसको लिख दो। समझ रहे हो, जिस एलिमेंट को, जिस अवयव को चूज कर रहे हो, इसको कर रहे हो, इसके सामने वाले को भूल जाओ, इसके नीचे वाले को काट दो, बाकी बचा इनको लिख दो यहाँ पर B2 C2 B3 C3, ठीक है। इस वाली मैट्रिक्स को मैंने पूरा लिख दिया। समझ में आई बात, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे देखो, आगे देखो आगे क्या है। ठीक है, अब आगे क्या लिखना है, माइनस, माइनस लगाओ। अब B2 को पकड़ो, पहले इसको पकड़ा, अब इसको पकड़ा, इसको पकड़ा तो इसके सामने वाले को काट दो, नीचे वाले को, और इसके बगल वाले को सबको काट दो। तो इसके आगे लिख दो B2 B1 के आगे लिख दो आप इस ये वाली सारणी, कौन सी, A2 A3, बड़ी आसान है, ठीक है। और C2 C3, समझ रहे हो कि नहीं, हैं। B2 के लिया तो इसके बराबर वाली पूरी लाइन को काट दी और इसको ये काट दी, तो बाकी बचा उनको लिख दिया। आगे लिख दो प्लस में। अब प्लस में याद रखना, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। इसको पकड़ लो C1 को। अब C1 को पकड़ेंगे, C1 की इधर वाली बगल वाली कट जाएगी, इसके नीचे वाली कट जाएगी, तो कौन बची, ये दोनों बची। समझ रहे हो, ये दोनों कट जाएगी तो ये दोनों बचेगी। कौन कौन सी बच गई, C1, ठीक है। A1 B1 C1, कौन कौन बच गया, A2 B2, ठीक है। A2 B2 A3 और B3। तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। आगे क्या करना, आगे वही करना, इनको अंदर से B2 B3, ठीक है। इसमें बता देता हूँ, क्वेश्चन करके बता देता हूँ आगे, ठीक है। क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो क्या करना है। A1 मीन्स सबसे पहले इसको पकड़ा, 2 को पकड़ा, 2 को पकड़ा, ठीक है। 2 को पकड़ने के बाद में ये इससे काट दिया और इनको काट दिया, बचा क्या, -5 1 5 6, ठीक है। -1 को पकड़ा, -1, याद रखना है, इन प्लस माइनस का ध्यान रखना। -1 पकड़ा, बगल वाला काट दो, नीचे वाला काट दो, कौन सा बच गया, ये दोनों बच गए, ये वाला 3 2, ठीक है। और कौन सा बचा, 1 और 6 बचा, ठीक है। अब किसको पकड़ा, 0 को पकड़ा, यहाँ 0 है, ठीक है। जब 0 को पकड़ेंगे तो इधर वाले कट गए और इसके 0 को नीचे वाले कट गए, मीन्स ये वाला बचा, ठीक है। तो क्या बचा, 0 + 0, और क्या आया, 3 - 5 5 2, 3 2 -5 और 5। समझ में आया कैसे करना, आराम से 2 बार बता दिया, आज होना चाहिए। अब आगे कैसे करना है, आगे वही करना है, ये 2 गुणा में, ये 2/2 की कैसे सोल्व की थी, 2/2 की आ जाओ, 2/2 की बन रही तीनों, तो 2/2 को कैसे सोल्व कर रहे थे, दोनों इनको गुणा माइनस इन दोनों को गुणा, मीन्स ये दोनों, समझ रहे हो। तो ऐसे कर लो। अब इसको ब्रैकेट लगा दो, है ना, स्मॉलर, इन दोनों का गुणा -5 × 6 माइनस इन दोनों का गुणा, समझ रहे हो। अब तो ये वाली मैट्रिक्स का यूज होगा, ठीक है। इसके अंदर ये माइनस एंड माइनस से +1 हो जाएगा, और 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इन दोनों का गुणा 3 × 6 माइनस इन दोनों का गुणा, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा, और बाकी कुछ हो तो वहाँ सोल्व कर देना इसको, ठीक है। लेकिन वो 0 हो गया, उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें। अभी 0 नहीं होता तो कुल सोल्व करके लिख देते,
है ना। अब आगे देखो, ये चीज़ें लिख लो आप, है ना, पॉज करके ये लिख लो, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, या यहाँ जगह है थोड़ी सी, मैं लिख देता हूँ। देखो ये आ गया 2, ये कितना हो गए -30 और -5, तो ये कितना हो गया -35। ठीक है, आगे प्लस ये कितना होगा 18, ये कितना हो गया 2, 18 - 2 मीन्स कितना हो गया 16 आ गया। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 35 दूना 70 -70 और +16 कितने हो गए 60 और 6 और गए 54 -54। तो आंसर क्या आ गया -54। ठीक है, समझ में आया। तो ये -54 क्या है, इसकी वैल्यू है, मान है इसे मैट्रिक्स का, सारणिक का। बात समझ में आ गई। तो आराम से तीनों मैंने समझा दिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं कि ये जो नया कॉन्सेप्ट है इसमें सारस डायग्राम, सारस आकृति क्या होती है। देखो एक भाई साहब आए नए, उन्होंने एक दिमाग लगाया कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, जल्दी सॉल्व होगा। कैसे, किसी सारणी का मान निकालने का तरीका बताया, एक मेथड बताया। अपन क्या करते थे, A1 को लिखा, ये वाला सारणी लिखा, फिर B1 को लिखा, ये वाला सारणी लिखा, C1 को लिखा, फिर ऐसे अलग अलग सोल्व करके फिर वापस से आगे ऐसे करते थे। तो इसने कहा अरे ऐसे मत करो यार, इसमें बहुत टाइम लगता है, एक नया मेथड लाया हूँ। ठीक है, तो इसने क्या नया मेथड दे दिया इसको सोल्व करने का। देखो ध्यान से, ऐसे 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लिखी हुई है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने कहा कि A1, ये जो 2 कॉलम है ना C1 और C2, ठीक है, ये जो स्तंभ है ना इनको आगे और लिख दो, A1 A2 A3, इसको भी लिख दो आगे B1 B2 B3। अब देखो कमाल, इन दोनों को आगे लिख दो और देखो कमाल क्या, देखो इसने कहा कि ऐसे काट दो A1 B2 C3, इसको काटा, फिर इसको काट दो B1 C2 A3, फिर इसको काट दो C1 A2 B3। समझ में आई। इसकी सिद्ध में इसको काट दिया, इसकी सिद्ध में इसको काट दिया, इसकी सिद्ध में इनको काट दिया। जिनको काटा उनको लिख लो, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, जिनको काटा उनको लिख दो A1 B2 C3 प्लस, इसको लिखा है मैंने पहले वाले को, फिर इसको B1 C2 A3 प्लस इसको लिख लो C1 A2 B3, ब्रैकेट लगा दो और माइनस कर दो। किसको माइनस कर दो, इधर देखो A3 को पकड़ा, इसके सामने देखो लाइन खींचो, कौन सी बन रही, ये वाली। B3 को पकड़ो, इसके सामने कौन सी लाइन बन रही, ये वाली। C3 को पकड़ो, इसके सामने कौन सी लाइन बन रही, ये वाली। समझ में आया। तो इसमें से माइनस कर दो इनको, A3 B2 और C1 प्लस B2, एक मिनट, 1 1 2 2 A3 B3 B2 है यहाँ पर, है ना, नहीं B3 है सही, थोड़ा A1 1 सही है। देखो ये हो गया, क्या लिख रहे थे, A3 B2 C1 B3 C2 और A1, ठीक है, प्लस C3 A2 B1, C3 A2 B1, मतलब ये A2 A1 इन पे ध्यान नहीं रखना आप, इन जो लाइन क्रॉस की ना इन पे ध्यान रखो आप, और जिन क्रॉस है उनको मल्टीपल में लेकर ऐसे कर दो। इसको जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। मीन्स एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, जैसे सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें है जो ले लेते हैं, बुक में एक एग्जाम्पल है, देखो जैसे यहाँ लिख देता हूँ 1 3 2 2 5 4 -1 7 6, ठीक है। ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या करना है जी, ये दोनों कॉलम है C1 C2 को, इनको आगे लिख दो 1 3 2 2 5 4, काट दो, इसको पकड़ा इसके सामने काट दो, इसको पकड़ा इसके सामने काट दो, इसको पकड़ा इसके सामने काट दो, ठीक है। और इनको लिख लो पहले, किस किस को लिख लो, इन तीनों को गुणा 1 × 5 1 गुणा 5 गुणा 6 प्लस 2 गुणा 7 2 × 7 × 2 प्लस -1 × 3 × 4, ठीक है, डॉट, आगे क्या लिखना है, आगे लगाना है माइनस,
इसको पकड़ो, 2 को, 2 5 -1 4 7 -1 6 3 2, ठीक है। तो इसको लिख दो 2 5 -1 2 5 -1 4 7 1 प्लस 4 7 1 प्लस 6 3 2। बात समझ में आई? इसको सोल्व करोगे तो वही आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा। इसका सॉल्यूशन निकालूं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो आंसर ये कितना आ गया 30, ये कितना आ जाएगा 4 28, ये कितना आ जाएगा -12, ठीक है। ये माइनस, ये कितना आ जाएगा -10, ये कितना आ जाएगा 28, ये कितना आ जाएगा 36, ठीक है। इसको कैलकुलेशन किया, थोड़ा सा इसको सोल्व कर दो। देखो ये कैसे हो रहा है, ये कितना आ गया 8 2, तो 8 5 -12, ये 12 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 46, तो यहाँ कितना आ गया 46, ये हो गया 46 माइनस ये कितना हो गया, ये 18 प्लस ये कितना हो गया 6 1 4 5 54, तो कितना आंसर आ गया -8 आंसर आ गया, ठीक है। क्या आंसर आ गया इसका -8, तो ये क्या आ गई वैल्यू आ गई। तो वो तरीका लगाओ जो मैंने पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले, या ये लगाओ, बराबर मान आएंगे, बराबर आंसर आएगा। बस एक अलग दिमाग लगा लिया एक साइंटिस्ट ने कि ऐसे इस तरीके से सोल्व करो, और उसको सारस आकृति नाम दे दिया, सारस डायग्राम नाम दे दिया। आगे थोड़ी सी 2-3 पॉइंट और समझ लो कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिफरेंस बिटवीन, देखो कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में जो आव्यूह और सारणिक है, इनमें अंतर क्या होता है। देखो पहला अंतर तो ये होता है कि मैट्रिक्स एक क्या होता है, कि रिप्रेजेंटेशन होता है, खाका होता है जिसमें कुछ एलिमेंट रखे रहते हैं, बस इतना सा काम है उसका, और कुछ नहीं कर सकते उसका आगे। जबकि डिटरमिनेंट क्या है, उसकी एक वैल्यू निकाल के देता है। जैसे ये इसकी वैल्यू निकाल के दिया, तो ये वैल्यू निकाल के देता है, जबकि मैट्रिक्स में कोई वैल्यू नहीं निकलती, बस एक खांचा है उसमें नंबर पड़े रहते हैं, बस इतना सा काम है। दूसरा, मैट्रिक्स क्या होती है, एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2/3 की हो सकती है मैट्रिक्स, है ना, 1/3 की हो सकती है, 3/5 की हो सकती है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। लेकिन याद रखना डिटरमिनेंट का ऑर्डर हमेशा स्क्वायर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मैंने कितनी बार बता चुका, वर्ग आव्यूह होगा एक, है ना, वर्ग आव्यूह होगा, मतलब 4/4 की होगी, 3/3 की होगी, 2/2 की होगी, 1/1 की होगी, ठीक है। समझ में आ गया डिफरेंस। लास्ट डिफरेंस है कि मैट्रिक्स को चेंज करने पर, देखो मैट्रिक्स के जो पंक्ति और आव्यूह है ना, उनको जब चेंज करते हैं ना, परिवर्तित करते हैं, कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये लिखा हुआ है, इसके पंक्ति और आव्यूह को मैंने चेंज कर दिया। जैसे एक मैट्रिक्स ए, तो एक मैट्रिक्स में निकल के आएगी 3, जैसे मैंने चेंज किया 1 3 लिखा और 2 4 लिख दिया। ये अलग अलग है मैट्रिक्स, दोनों अलग अलग है या है नहीं है, ठीक है। लेकिन जब अपन क्या लिखते हैं, जब सारणिक में लिखते हैं, जब सारणिक का मान अलग अलग नहीं आता, एक ही मान आता है। कैसे, देखो करके देख लो। जैसे ये वाला है और एक वाला, ये वाला लिख दो, है ना, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये अलग अलग हो गई, मैट्रिक्स तो अलग अलग हो गई, मैट्रिक्स तो अलग अलग हो गई, लेकिन सारणी का मान एक ही आएगा। कैसे, इनको गुणा करो 4 माइनस इन दोनों को गुणा करो 6, कितना आ गया -2, इन दोनों को गुणा करो 4, इन दोनों को गुणा करो -6, कितना आ रहा है -2। मतलब देखो चेंज किया, पंक्ति रो और कॉलम को चेंज किया तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो डिटरमिनेंट सारणी में क्या होता है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कितने कॉलम चेंज करो, कितने ही पंक्तियाँ चेंज कर लो। तो तीन बातें हैं इंपॉर्टेंट, जो बात आपको याद रखनी, दिमाग में रखनी, ठीक है दोस्तों। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करके जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको, और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार। थोड़ी सी आप लोग तो थोड़ा एफर्ट लगाओ, मेरी को रिडक्शन आता दो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 4.1 पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।